Hello student, we are going to start in this lecture the next chapter of your syllabus, that is human health and disease. Human health and disease. You know, this chapter is very important regarding our health. ठीक है, as well as this is this chapter include many important concepts. We will study about the cancer. ठीक है, in this we will study about the whole working of immune system. That is very interesting to understand about our immune system. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो है वो ये आती है कि व्हाट इज हेल्थ. आप लोग लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो. हेल्थ क्या है? हेल्थ जो WHO ने डिफाइन करी है, WHO के अकॉर्डिंग जो क्या है हेल्थ. हेल्थ इज द it is the complete physical, mental and social well-being. हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि हमें अगर कोई भी डिजीज नहीं है, अगर जो हमारा सिस्टम है सारे सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर हेल्दी. ठीक है, अगर मेंटल जो लेवल है, अगर मेंटल लेवल पर अगर हम हेल्दी है तो हम मानेंगे हेल्दी हैं. इसके अलावा जहां हम रहते हैं, जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, दैट एनवायरनमेंट ऑल्सो मैटर इन आवर हेल्थ. और मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मेंटल हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. हमें लगता है हमारे शरीर में कोई डिजीज नहीं, लेकिन अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो ना, तो आप उतना ज़्यादा वर्स्ट फील करोगे जितना आपने कभी डिजीज होने पर भी नहीं फील किया होगा. ठीक है, इतनी ज़्यादा मेंटल जो अनस्टेबिलिटी है मेरे ख्याल से सबसे बुरी, सबसे डेंजरस होती है. ठीक है, तो उस केस में आपको कोई बॉडी के अंदर डिजीज नहीं है, लेकिन आपका माइंड डिस्टर्ब है. ठीक है, तो वो इतनी ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट करता है, तो कई जो हैं वो सुसाइड भी कर लेते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस, नो एनी डिजीज. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हेल्थ के अंदर क्या होती है, कंसिडर होती है. इसके अलावा ये भी है, हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर जो हमारे नेबर्स हैं वो परेशान कर रहे हैं. ठीक है, या फिर आसपास जो है बहुत ज़्यादा गंदगी हो, तो वो हमारे घर में ठीक है, हमारे घर के लोग ठीक है, लेकिन हमारे आसपास के जो पड़ोसी है वो लड़ते रहते हैं, हमेशा गंदगी फैलाते रहते हैं, तो दैट विल ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट आवर हेल्थ. तो इसका मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हमें इसके बारे में यहाँ पर क्या देखना है, डिजीज के बारे में देखना है. ठीक है, डिजीज ये भी आप लोअर क्लासेस पढ़ रहे हो. डिजीज मतलब एनी डिस्कम्फर्ट. ठीक है, जो हमारा बॉडी है, जो हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे ऑर्गन सिस्टम है जो साथ में मिलके वर्क करते हैं और पूरी बॉडी को एक लाइफ प्रोवाइड होती है एज ए टुगेदर. ठीक है, तो कोई भी जो ऑर्गन सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर मैनर में वर्क करता है. ठीक है, उसके अंदर कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं. अगर वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका सिस्टम ठीक है. लेकिन अगर उनके अंदर कोई डिस्कम्फर्ट आता है, अगर वो उनकी जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होती है, चाहे रीजन कोई भी हो, तो हम क्या कहेंगे, डिजीज. तो डिजीज एनी डिस्कम्फर्ट इन द वर्किंग ऑफ सिस्टम, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द सिस्टम जो है. ठीक है, और डिजीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो डिजीज है मेनली हम दो में डिवाइड करते हैं. ठीक है, जो डिजीज है उसको हम मेनली किस में डिवाइड कर रहे हैं, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस को हम कम्युनिकेबल भी कहते हैं.
ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी डिजीज होती है? विच कैन ट्रांसमिट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ठीक है, जो ट्रांसमिट हो सके। जैसे आपको पता है इस समय जो पेंडेमिक जो चल रहा है वो किसका चल रहा है? एक इन्फेक्शियस डिसऑर्डर का ही चल रहा है, दैट इज कोविड-19 डिजीज, ठीक है। तो ये इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, दीज डिजीज कैन नॉट ट्रांसफर, डू नॉट ट्रांसफर, नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो काफी कॉमन होती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड तो पता नहीं हमें कितनी बार होता है, ठीक है। इसी तरह इन्फ्लुएंजा, फ्लू जो है, फ्लू फीवर भी आजकल जो फैला हुआ है आपको पता है, ठीक है। डेंगी भी इस समय बीमारी में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, चिकनगुनिया। तो ये है ऐसे जो डिजीज है जो ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है, चाहे वो एयर के थ्रू हो, चाहे वाटर के थ्रू हो, चाहे इन्फेक्टेड फूड के थ्रू हो, ठीक है, चाहे वेक्टर्स के थ्रू हो। तो वो सारी डिजीज जो है इन्फेक्शियस डिजीज में आती है। अच्छा, इसमें जो सबसे इन्फेक्शियस मोस्ट डेंजरस जो है वो जो डिजीज है, दैट डिजीज इज HIV, और आपको पता है इट इज ए STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो HIV जो है वो काफी खतरनाक है, ठीक है। इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे HIV का क्या है, सिनेरियो क्या है। नॉन इन्फेक्शियस ऐसी डिजीज ट्रांसमिट नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे इसके अंदर हार्ट डिजीज, हार्ट की जो डिजीज होती हैं, तो किसी एक पर्सन को हार्ट की डिजीज है तो वो ऐसे नहीं है कि वो उससे दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कई सारी डिजीज जो है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे फूड के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ना हो, उसकी वजह से होते हैं। तो वो भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ऐसे थोड़ी वो किसी ट्रांसफर हो जाएंगे, है। तो हार्ट डिजीज, इसमें जो सबसे ज्यादा जो डेथ होती है उसमें एक तो हार्ट आता है सबसे फर्स्ट नंबर पे, तो हार्ट रिलेटेड डिजीज है जो इसमें सबसे ज्यादा डेथ होती है। इसके अलावा फिर आपको कैंसर भी देखने को मिलेगा, वन ऑफ द मोस्ट रीजन फॉर डेथ, कैंसर। इसके बारे में बहुत अच्छे से हम देखेंगे कैंसर कैसे डेवलप होता है, कैसे ये काम करता है। तो ये एक सिंपल सा आपको देखना है। फिर हमें देखना है कॉमन डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, जो आपके NCERT में दिए हुए हैं। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट्स जो हैं वो जब पढ़ते होंगे तो बहुत सारी बैक्टीरिया के डिजीज याद कर लेते हैं, बहुत सारे वायरल के डिजीज याद कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे आप CBSE का एग्ज़ाम दोगे, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, उन दोनों एग्ज़ाम में NCERT के अंदर जो एग्जाम्पल इंडिकेट किए हुए हैं वो आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो उन्हीं लाइनों में से बनेंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं कहाँ से कोई डिजीज आएगी, क्योंकि दुनिया भर की डिजीज है, पेपर बनाने वाले को नहीं पता कि कितनी डिजीज है, ठीक है। तो जितने आपका सिलेक्टेड सिलेबस है, ठीक है, उतना ही आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि उन लाइनों को ना भूलो आप, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉमन डिजीज जो ह्यूमंस में, अच्छा जो डिजीज होती हैं, एक तो डिजीज का जो कंट्रीब्यूशन है, जो पैथोजेनिक जो होती है, पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस क्या होते हैं मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है। पैथोजेंस आर द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हमारे
सिस्टम में एंटर करके हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं, हमारे सिस्टम के वर्किंग को डेविएट कर देते हैं, जिससे इनका खुद का बेनिफिट हो और जो होस्ट है उसको वो उसके फंक्शनिंग को खराब कर सके, उसके हेल्थ को खराब कर सके। तो यहाँ पर जो हम पैथोजेंस की कैटेगरी देखने वाले हैं, एक तो आपको पता है देयर आर मैनी बैक्टीरिया विच कॉज डिजीज। इसके अलावा वायरस का तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, कोविड-19 जिससे अभी हम सफर कर रहे हैं। प्रोटोजुआ की वजह से कई डिजीज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा राउंड वर्म्स। तो ये 4 कैटेगरी है जो आपको देखनी है, ठीक है। बाकी आपको दूसरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले बैक्टीरिया के रिगार्डिंग जो आपके सिलेबस में जो डिजीज है वो 2 डिजीज है, एक है टाइफाइड फीवर और दूसरा है निमोनिया। कौन सी डिजीज है? टाइफाइड फीवर। हमें क्या क्या चीजें, जब भी डिजीज को हम पढ़ेंगे कि इन जितने डिजीज को हमें क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो नेम ऑफ एक तो आपको पता होना चाहिए पैथोजन का नेम जिससे वो डिजीज हो रही है, ठीक है। दूसरा पैथोजन से इन्फेक्शन होता कैसे है, ठीक है। कंटेमिनेटेड वाटर से हो रहा है, एयर से हो रहा है, वेक्टर से हो रहा है, किससे हो रहा है, ठीक है। ये चीज देखनी है। विच ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम अफेक्ट, उससे कौन से ऑर्गन सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ता है। सेल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। और साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसके, ठीक है। ओके, ये चीजें हमें यहाँ पर जो थोड़ा ब्रीफली देखनी है। ओके, तो अगर मैं टाइफाइड फीवर की बात करूं तो इसका जो पैथोजन है, टाइफाइड फीवर का जो पैथोजन है वो बैक्टीरिया है। मैंने आपको पहले बता दिया, हम पढ़ रहे हैं अबाउट द बैक्टीरियल डिजीज। कौन सा है? सैल्मोनेला टाइफी। कौन सा है ये? सैल्मोनेला टाइफी। इसको हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस बैक्टीरिया का जो सबसे ज्यादा जो अफेक्ट पड़ता है वो हमारे इंटेस्टाइन पे पड़ता है, ठीक है। तो सैल्मोनेला टाइफी एंटेरिक फीवर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। पैथोजन का नेम पता चल गया। ओके, अच्छा, इन्फेक्शन कैसे होता है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड फूड या वाटर की वजह से ये फैलता है, ठीक है। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो
खाने में या वाटर में कंटेमिनेट कर सकते हैं और उसको फिर कोई हेल्दी पर्सन इनटेक कर लेगा तो हो जाएगा। ओके, अच्छा, क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं? तो इसमें आपको पता है कि हाई सस्टेन्ड हाई फीवर, क्या है इसमें? सस्टेन्ड हाई फीवर टाइफाइड में। जैसे मलेरिया में तो अल्टरनेट डे पे वेरी करता है ना, लेकिन इसके अंदर सस्टेन्ड रहेगा। हेडेक, हेडेक तो करेगा ही, ठीक है। फिर इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड है तो कॉन्स्टिपेशन होगा। ओके, वीकनेस तो आएगी, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट का भी लॉस होगा। तो ये जो है ये जनरल है जिसको टाइफाइड फीवर होता है। सीवियर केस में क्या देखने को मिलता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ। इंटेस्टाइनल परफोरेट, उसके अंदर छेद हो जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर छेद हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इंटेस्टाइनल सेल्स जो एपिथेलियम होती है उसको डिस्ट्रॉय कर, जिसकी वजह से वो छेद हो सकते हैं। तो ये परफोरेशन कर देता है, दैट इज वेरी मच डेंजरस फॉर द पेशेंट। सीवियर केस में बहुत ज्यादा अगर इन्फेक्शन हो जाए और ट्रीटमेंट ना करवाएं तो डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड से जो है वो डेथ भी आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके लिए जो टेस्ट है, कंफर्मेशन टेस्ट जो इसके लिए किया जाता है, ये चीज आप और ध्यान रखना, विडाल टेस्ट इसको कहते हैं। क्योंकि अभी इस समय ये भी अपने भिवानी में फैला हुआ है, तो उसके लिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो डॉक्टर है वो विडाल टेस्ट लिखते हैं। एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन है ये भी एक तरह का विडाल टेस्ट। ओके, तो ये चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है, दैट्स इट। इसके लिए एक केस दिया गया है मेलॉन मैरी, जिसको टाइफाइड मैरी, एक कुक थी जिन्होंने एक्चुअली, वो जो कुक खुद थी वो टाइफाइड की कैरियर थी, ठीक है। टाइफाइड उनको नहीं था लेकिन वो टाइफाइड की कैरियर थी। तो वो जिस भी घर में बनाने जाती थी खाना, तो वहां के लोग क्या पड़ने लगे, बीमार पड़ने लगे और डेथ भी हो गई, कईयों की 4-5 की तो डेथ भी हो गई। तो वो बाद में उसको पता चला कि हाँ मुझे भी टाइफाइड है, ठीक है। लेकिन इससे पहले वो कई सारे हाउस में एक डिटेक्टिव ने वहाँ पर सर्च किया कि ये जो इन्फेक्शन, ये जो टाइफाइड की डेथ हो रही है, जहाँ वो मैरी मॉलन जा रही है वहीं पर उस फैमिली में डेथ हो रही है। तो ये एक किस्सा है जो आप देख भी सकते हो। तो नेक्स्ट जो डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज, वो है निमोनिया। निमोनिया, इसके जो पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस क्या है इसके? एक तो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, और दूसरा पैथोजन क्या है, दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दो बैक्टीरिया है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया। ओके, अच्छा, अफेक्ट किसको करते हैं? इफेक्ट लंग्स को इफेक्ट करते हैं। क्या अफेक्ट करते हैं ये?
दिस इज द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है। और आपको पता है एल्वियोलाई जो है उसके आसपास क्या होती है, दीज आर द लंग कैपिलरीज, और ये क्या है, एल्वियोलाई। अब इन दोनों के बीच में जो आपको पता है जो सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है वो काफी पतली होती है ताकि इजिली गैसियस एक्सचेंज हो सके। इस यहाँ पर भी स्क्वेमस एपिथेलियम है और ब्लड कैपिलरीज में भी क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम है, दोनों जगह स्क्वेमस एपिथेलियम है। ओके, अब जब इन दोनों बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो होता क्या है, इनके इन्फेक्शन से यहाँ पर फ्लूइड फिल होने लग जाता है। एल्वेलाई के अंदर क्या होने लग जाएगा, देखो फ्लूइड फिल होने लग गया। अब मुझे आप बताओ, ये जो डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन है इसकी जो थिकनेस है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है क्या वो अभी भी नॉर्मल रेट से होगा, नहीं होगा। द रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज विल डिक्रीज। अब ये काफी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया अवेलेबल था गैसियस एक्सचेंज के लिए वो कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो जहां जहां ये फ्लूइड भरता जाएगा, अगर आपने सुना हो तो कहते हैं कि भाई पानी भर गया इसके अंदर, फेफड़ों के अंदर पानी भर गया, तो ये वही है, उसी की इन्फेक्शन की। तो जहां जहां फ्लूइड भरेगा वहां से गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो फिर प्रॉपर हमारे बॉडी के अंदर गैस वो ऑक्सीजन भी जाएगी, तो हम क्या करेंगे, थकावट महसूस करेंगे। थोड़ी देर अगर दौड़ लिया तो थक जाएंगे, सांस चढ़ जाएगी। तो ये चीज इसमें देखने को मिलेगी। तो क्या होगा इसके अंदर, डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ lungs for gaseous exchange, ठीक है। तो ये मेन रीजन है जो कि ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, डिक्रीज द सरफेस एरिया ड्यू टू इन्फेक्शन, alveoli get filled with फ्लूइड से क्या हो जाती है, फिल हो जाती है, फ्लूइड से फिल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो इसका सरफेस है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, फीवर है, ठंड लगेगी, चिल्स, ठंड लग के बुखार आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हेडेक होगा, वही जो चीजें हैं, हेडेक तो सब में यही, कफ होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है तो कफ तो ऑफ कोर्स होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा हेडेक भी आपको पता है, डिजीज होती है तो हेडेक भी हो जाता है, ठीक है। और स्पेशली लंग से रिलेटेड है तो इसके अंदर जो फीवर भी आपको आएगा पता है, चिल्स, ठंड लगेगी, और ये जो कफ होगा। तो ये सारी चीजें हैं इसका सिम्टम्स। फैलेगी कैसी, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे फैलते हैं, जिस तरह अभी जो कोविड-19 वैक्सीन है तो वो कैसे फैल रहा है, एरोसोल्स, जो इन्फेक्टेड पर्सन है जब वो छींकता है तो जब उसके मुंह से जो एरोसोल्स निकलते हैं, एरोसोल्स, तो वो एरोसोल्स अगर किसी हेल्दी पर्सन के अंदर वो जैसे इनहेल कर ले उन्हें, तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। तो कैसे फैलेगा ये, इसमें लिखा भी है, जो लिप्स जो है या नाखून जो है ये क्या पड़ने जाते हैं, ग्रीन, ये ब्लूइश होने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कम पड़ने लगे, ऑक्सीजन कम मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट बढ़ता है तो ये सारे जो है आपको जहां जहां ये पतली चीजें हैं, ये सारी जो चीजें हैं जहां से ये ब्लूइश दिखने लग जाएंगी, ओके। और इन्फेक्शन
aerosols released by coughing of infected person, इससे होता है when healthy person inhale the aerosol, तो वो डिजीज को ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो बैक्टीरियल में आपको यही देखना है। इसके अलावा बैक्टीरिया से रिलेटेड आपको पता है बहुत सारी जो है वो डिजीज है बैक्टीरिया से रिलेटेड। ठीक है, बैक्टीरिया से रिलेटेड आपके जो है डाइसेंट्री भी है, ठीक है, प्लेग भी है, वूपिंग कफ है। ठीक है, कई सारी डिजीज हैं जो कि इनसे होती है। नेक्स्ट जो हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है वायरल डिजीज। ठीक है, वायरल, मेरे को तो लगता है कि अब आप लोगों को कभी भी वायरस के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा वायरस ने जो वर्स्ट कंडीशन हमें दिखा दी है जो हम कभी भूलने वाले ही नहीं है। तो जो वायरल डिजीज है यहाँ पर, इसके लिए हम एग्जांपल जो देखेंगे वो देखेंगे कॉमन कोल्ड। ओके, तो ये जो कॉमन कोल्ड है इसके लिए जो पैथोजन है, जो वायरस है वो क्या है, उसको हम नाम देते हैं राइनो वायरस। क्या नाम दे रहे हैं, राइनो वायरस। राइनो वायरस, वाई राइनो, राइनो जो है वो हमारे नोज के लिए यूज किया जाता है, तो इसको अफेक्ट करता है, इसलिए इसको हम ये कहते हैं राइनो वायरस। कहाँ इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो राइनो वायरस है वो जो कंडक्टिंग पार्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो कंडक्शन में, जो गैसेस एक्सचेंज में रोल प्ले नहीं करता। आपको पता है एल्वियोलाई जो है वो गैसेस एक्सचेंज में रोल प्ले करती है। एल्वियोलाई इन्फेक्ट होती है इन केस ऑफ निमोनिया। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जो निमोनिया है वो इन्फेक्ट करता है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लेकिन जो ये राइनो वायरस है ये इन्फेक्ट करता है कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द लंग्स। ठीक है, जिस तरह आपके इसमें नोस्ट्रिल्स आ गए, ये अंदर नेसल जो है नेसल कैविटी है, ठीक है, और ट्रैकिया है आपका, ब्रोंकस है, तो ये सारे कंडक्टिंग पार्ट है जिनको ये अफेक्ट करता है। ओके, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। और फिर इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो सबने फील किया इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, नेसल कंजेशन, नाक बंद हो जाती है, नेसल फ्लो बताने की जरूरत ही नहीं है, होर्सनेस, बहुत अच्छी आवाज निकलती है गले से। ठीक है, हेडेक, ये तो होना ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इसके अंदर फील करने को मिलती है। ठीक है, कफ खांसी तो होनी है, कफ भी होती है इसके अंदर। तो ये जो है ये सिम्टम्स हैं किससे रिलेटेड, और ये भी कैसे स्प्रेड होगा, सेम एरोसोल्स रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड पेशेंट जो है उससे जो होंगे वो ओके, तो उससे होगा। इसके अलावा जब हम छींकते हैं तो देखो कई बार देखा होगा कि भाई हम जगहों को क्या कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, ताकि किसी ने कोई छींका होगा तो उसके एरोसोल्स उस जगह पे जाके चिपक गए होंगे, अगर उसको हम टच करेंगे तो टच से भी बचना होता है। आपको पता है ये कोविड-19 में हम टच से भी बच रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ को टच नहीं करना है, हमेशा सैनिटाइजर को वॉश करना है, ताकि अगर हमारे हाथ में मान लो कोई बाई चांस कोई पैथोजन आ गया है तो वो क्या हो जाए, मर जाए। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं दूसरे ऑब्जेक्ट हैं उनसे भी क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकता है। तो ये तो था बैक्टीरियल और वायरल। इसके बाद जो डिजीज है वो हम प्रोटोजोआ की डिजीज देखेंगे, प्रोटोजोआ डिजीज। और इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं मलेरिया। जो ये मलेरिया है इसका जो पैथोजन है, अभी भी कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जो मलेरिया है उसका जो पैथोजन, अगर आप पूछोगे पैथोजन क्या है तो वो बोलेंगे सर मच्छर। तो एक्चुअली आप लोगों को पता होगा, आई थिंक इसका जो पैथोजन है वो क्या है, प्लाज्मोडियम। द नेम ऑफ जीनस इज प्लाज्मोडियम। अब इस प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज आपको बताई जाती है। या तो वो क्या होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलाय और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, ये आपको बताई जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो ये जो है ये मैलिग्नेंट मलेरिया करता है, मतलब जिससे डेथ भी हो सकती है। जो होस्ट है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। फाल्सीपेरम, इसको ध्यान रखना, दिस प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम कॉज मैलिग्नेंट मलेरिया। ओके, तो ये है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, क्योंकि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो होती है उसमें 2 होस्ट आते हैं। आपको पता है जो हमें बीमार करता है, एक तो ह्यूमन है और दूसरा इसका जो होस्ट है वो है इंसेक्ट है, जो आपको पता है मॉस्किटो। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको पहले तो ये पता नहीं चाहिए, देखो ऐसे पैथोजेंस जिनकी लाइफ साइकिल के अंदर 2 होस्ट को यूज करें, उनकी लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। मुद्दे पर आते हैं अब अपने, जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम क्या है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, इसकी जो लाइफ साइकिल है हम उसको कहते हैं डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल का मतलब यूज 2 होस्ट, 2 होस्ट को यूज करेगा, प्राइमरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, स्ट्रिक्टली ध्यान देना, क्या है प्राइमरी होस्ट, क्या होता है, इन विच जिस भी होस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो उस पैथोजन का, उस होस्ट को हम कहेंगे प्राइमरी होस्ट। और प्लाज्मोडियम का जो प्राइमरी होस्ट है वो है दैट इज मॉस्क्यूटो। ध्यान रखना, मॉस्क्यूटो जो है वो सेकेंडरी होस्ट नहीं है, मॉस्क्यूटो इज द प्राइमरी होस्ट इन केस ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मॉस्क्यूटो के अंदर होती है। और सेकेंडरी होस्ट जो है
वो जिसके अंदर बाकी जो चीजें हों, जिसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा जो दूसरी चीजें होंगी वो, तो वो होता है सेकेंडरी होस्ट। और यहाँ पे जो होस्ट है वो क्या है, ह्यूमन है यहाँ पर इसका सेकेंडरी होस्ट। वैसे जो मॉस्किटो है ये वेक्टर हम इसको कहते हैं, क्यों? क्योंकि वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मोडियम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आती है लाइफ साइकिल। तो एक जो पार्ट है वो कहाँ पर होगा, ह्यूमन के अंदर होगा, और एक पार्ट क्या होगा, मॉस्किटो के अंदर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो डायग्राम इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट डायग्राम इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। हर एक स्टेप को आपको अच्छे से देखना है कि वहां पर हो क्या रही है चीज। तो अगर आप देखोगे हाउ ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन एक्वायर द इन्फेक्शन ऑफ दिस प्लाज्मोडियम, तो होता क्या है, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, मैं कह रहा हूं यहाँ पे वर्ड इन्फेक्टेड मॉस्किटो, वो क्या करता है, जैसे ही हमारे स्किन को पंचर करता है, किसके लिए, ब्लड को लेने के लिए। तो आपको पता है जब वो पंचर करता है तो पंचर करते समय उसका जो सलाइवा है वो भी हमारे ब्लड के अंदर रिलीज होता है, और उसी सलाइवा में जो है इन्फेक्टिव फॉर्म प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोजोइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये क्वेश्चन बना आया हुआ है, ये भी, ये क्या है, sporozoites, the infective form of plasmodium for the ह्यूमन के अंदर क्या एंटर करता है, क्या ध्यान रखना है, स्पोरोजोइड्स। और ये अभी कैसे हैं, स्पिंडल शेप। ध्यान से अगर आप बुक में देखोगे तो आपको वहां देखा, ठीक है। तो ये कहां पर आ जाएगा, इन द ब्लड ऑफ पर्सन। ठीक है, मैं हाथ वगैरह वो नहीं बना रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। ब्लड ऑफ पर्सन आ गया, थोड़े देर तक 4-5 जो घंटे हैं वो क्या करेगा, ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेगा। ठीक है, फिर ये जो है किस में एंटर करेगा, these are the hepatocytes। क्या है ये, हिपैटोसाइट्स, लीवर की सेल्स है। और यहां पर ये जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में आता है, ये जो स्पोरोजोइट है ये हो जाता है सर्कुलर। ठीक है, जैसे ही उसमें आएगा, इसके अंदर कैसा हो जाएगा, स्पोरो सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही लीवर के अंदर आएगा, लीवर सर्कुलेशन में आएगा, वैसे ही कैसा हो जाएगा, ये सर्कुलर। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर एंटर करेगा। ओके, अब जैसे ही ये अंदर एंटर करेगा तो इसके अंदर ये मल्टीप्लाई करेगा एसेक्सुअली बाय मल्टीपल फिजन। मल्टीप्लाई इन द hepatocytes by multiple fission। ओके, इसके अंदर अच्छा, जैसे ही ये कई सारे नंबर में बन जाएगा,
ये क्या करेगा, इट विल ब्रस्ट द सेल, जो हिपेटोसाइट सेल्स है उसको बस्ट कर देगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये कहाँ रिलीज हो जाएंगे, इन द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, जो लीवर की सप्लाई है उसके अंदर रिलीज हो जाएंगे। फिर ये किसको अफेक्ट करेंगे, दूसरों को अफेक्ट करेंगे, दूसरे लीवर सेल्स को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ फिर ये किसको अफेक्ट करेंगे, ये अफेक्ट करेंगे आरबीसी को, ठीक है। आरबीसी के अंदर भी ये क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। ठीक है, कई सारे नंबर में प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जब ये आरबीसी को इस तरह के कई सारे बनेंगे ना, 100 या से लेकर 1000 बनेंगे, फिर वो सारे निकल के फिर हर आरबीसी को एंटर, मतलब जितने निकले फिर वो ज्यादातर आरबीसी को एंटर करेंगे, फिर उसको अंदर एंटर करके फिर उसके अंदर एक साइकिल चलेगी, यही सेम साइकिल मल्टीपल फिजन की, फिर उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करके ये क्या हो जाएंगे, सेल्स के बाहर निकल जाएंगे। यहां पर ये यूज किसको करते हैं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन को, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आरबीसी सेल डिस्ट्रॉय हो रही है, हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय हो रही है, इसलिए मलेरिया का जो पेशेंट है उसको क्या हो जाता है, खून की कमी, एनीमिया, ठीक है, हीमोग्लोबिन कंटेंट उसका कम हो जाता है। तो ये कम हो गया, ओके। अब यहां पर जो है एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज होता है, जो वो चीजों को यूज करता है, मेटाबोलाइज करता है, हीमोग्लोबिन को स्पेशली मेटालाइज करता है, तो उसका एक टॉक्सिक केमिकल है जिसको हम कहते हैं हीमोजोइन। हीमोजोइन, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर। फीवर जो है आपको पता है, जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो आप देखोगे आपको फीवर हो जाए, क्यों, क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है तो कोई ना कोई टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं, जैसे ही जो पैथोजेंस है जैसे ही हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे तो कुछ टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को इंडिकेट करते हैं कि हाँ भाई इन्फेक्शन जो है आपकी बॉडी में चल रहा है। तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या कर देता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई कर देता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पैथोजन की जो एक्टिविटी है वो स्प्रेस होगी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा समय तक अगर टेम्परेचर रहा हाई रहा तो उससे हमारे सेल्स को भी इफेक्ट पड़ेगा, हमारी बॉडी को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हीमोजोइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीवर। अब देखते हैं जो हमें फीवर आता है वो अल्टरनेट डेज पे आता है, क्यों आता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है इसकी साइकिल पर। आरबीसी जो है मान लो 24 आवर के बाद आ रहा है तो 24 आवर का समय लग जाएगा इस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने के लिए। उसके बाद जैसे ही इसके कंटेंट बाहर निकलेंगे, हीमोजोइन बाहर निकलेगा और फिर वो क्या करेगा, फीवर रिकॉर्ड करेगा। इसलिए जो ये फीवर है ये साइक्लिक मैनर में चलता है, ऑल्टरनेट डेज पर होता है, लगातार सस्टेन नहीं रहता, ठीक है। तो ये फिर ऐसे ही निकलेंगे, फिर ये दूसरे क्या करेंगे, ये चीज दोबारा क्या हो सकती है, रिपीट होगी। इसमें से कुछ जो ये प्लाज्मोडियम के जो ये स्टेज है, अलग अलग स्टेज होती हैं, ठीक है, बहुत सारी जो स्टेज हैं, आपको पर्टिकुलर स्टेज को, हर स्टेज को रिमेम्बर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, इससे आरबीसी से जो मैच्योर आरबीसी उसे ये निकला। अब ये कुछ आरबीसी के अंदर क्या करता है, ये गैमिटोसाइट बनाता है। कुछ आरबीसी के अंदर क्या होगा,
कुछ आरबीसी के अंदर ये क्या बनाएगा, गैमेटोसाइट्स। मान लो दिस इज द फीमेल गैमेटोसाइट, दिस इज द तो इन्फेक्टेड जो पेशेंट है उसके ब्लड में क्या प्रेजेंट है, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट। ठीक है, तो यहां तक जो है वो ये कहां पर हो रहा था, ये सारी चीजें हो रही हैं ह्यूमन के अंदर हो रही है, ह्यूमन के अंदर चल रही है। अब क्या होगा, इस पेशेंट को अगर कोई इंसेक्ट जो मॉस्किटो है वो क्या करता है, इसका अगर ब्लड क्या करता है, सक करता है, तो वो क्या करेगा, जो गैमेटोसाइट्स हैं वो उसके ब्लड के साथ कहां चले जाएंगे, उसके अंदर चले जाएंगे मॉस्किटो के, और यहां पर क्या होगी फिर फर्टिलाइजेशन। और जो फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है स्टमक में। ठीक है, स्टमक में जो है इसकी फर्टिलाइजेशन होगी, और फिर ये स्टोर इन स्लाइवरी ग्लैंड। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइकोट होगा वो डेवलप होगा और वो क्या बना देगा, स्पोरोजोइड, और वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएंगे, इन द स्लाइवरी ग्लैंड, ताकि स्लाइवरी ग्लैंड की हेल्प से वो किसी दूसरे पर्सन के अंदर क्या कर सके, इन्फेक्शन कर सके। ठीक है, अपना सर्वाइवल कर सके। तो ये साइकिल थी, ये किसके अंदर होगी, मॉस्किटो के अंदर। स्पोरोजोइड बनेंगे, फिर ये चलता रहेगा। तो इसके अंदर मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ये किसको अफेक्ट कर रहा है, लीवर को और आरबीसी सेल को, ह्यूमन के अंदर। ठीक है, तो दोनों ही वो होंगे। यहाँ पर हीमोजोन याद रखना है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू द इवेंट इन द आरबीसी। गैमेटोसाइट बन रहे हैं आरबीसी के अंदर बन रहे हैं, और ये इनका फर्टिलाइजेशन का हो रहा है, स्टमक के अंदर हो रहा है मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, और फिर ये स्पोरोजोइड कहाँ स्टोर हो रहे हैं, स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर, और इन्फेक्टिव जो फॉर्म है वो स्पोरोजोइड ही है। ठीक है, इसके अंदर बाकी आप कई सारे स्ट्रक्चर पढ़ते हो, ट्रोफोजोइड पढ़ते हो, मीरोजोइड पढ़ते हो, फिर क्रिप्टोमीरोजोइड पढ़ते हो, माइक्रो क्रिप्टोमीरोजोइड पढ़ते हो। तो वो सारी चीजें अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन वो आपके अभी 12th लेवल के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, जो आपके सीबीएसई और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैंने इसमें आपको बता दिया। ओके।